नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां चुनावी परिणाम आने के बाद आज दिल्ली में एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में शामिल होने सीएम योगी और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज बैठक में यूपी को लेकर खास समीक्षा की जाएगी। भाजपा को देश में सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें तो यूपी और महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा की पेशकश संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ यूपी को लेकर ऊहापोह लगातार जारी है। भाजपा यूपी में 2014 में 73 सीटें और 2019 में 62 सीटें जीती थी। बाद में दो उपचुनाव में भी जीत हासिल करने के बाद सीटों की संख्या बढ़कर 64 हो गई थी। इस बार भाजपा यूपी में महज 33 सीटों पर ही सिमट के रह गई। ऐसे में आज बैठक में यूपी को लेकर विशेष समीक्षा की जानी है। तो आज एनडीए की बैठक है और सभी नवनिर्वाचित सांसद जो है बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार भाजपा उत्तर प्रदेश में महज 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे में आज बैठक में यूपी को लेकर विशेष समीक्षा की जानी है। बता दें आज एनडीए की बैठक है दिल्ली में और इस बैठक में सभी राज्यों के नवनिर्वाचित जो सांसद हैं वो शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बैठक में आज यूपी को लेकर विशेष समीक्षा जो है वो की जानी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम का रुख कर लेते हैं। घनश्याम, आज एनडीए की बैठक है दिल्ली में और यदि बात करें सभी राज्यों के जो नवनिर्वाचित सांसद है वो उस बैठक में शामिल होंगे और वहीं यदि बात करें सबसे ज्यादा यदि जो फोकस है वो यूपी की सीटों पर किया जाएगा। कितनी कम सीटें जो है ये कैसे आई? बिल्कुल कविता जी, लोगों को उम्मीद नहीं थी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी खेमा को, एनडीए खेमा को कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी हानि मिलेगी। यानी जो कभी 62-64 सीटें और 2014 में 73 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, यानी उत्तर प्रदेश में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार होने के बावजूद यहाँ पे सिमट के 33 पर चली जाएगी। इसको लेकर के लगातार समीक्षा की जा रही है, लगातार बातचीत की जा रही है। इस चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यहाँ तक कि अयोध्या जैसी सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है। वहां पे 2 बार से वहां से सांसद लल्लू सिंह वहां से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार वो भी राम मंदिर बनने के बाद, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद, वो भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वहां पे करने के बाद लगभग 30-32 हजार करोड़ रुपए की सौगात देने के बाद वहां पे भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब ये चर्चाएं तो आम हो गई हैं। ये चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में, आम जनता के बीच में, चुनाव में जो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और एनडीए के तहत अगर देख लिया जाए तो 293 सीटें, 300 के तकरीबन सीटें उनके पास जा रही है। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी अगर कोई एनडीए का घटक दल अगर धोखा नहीं देता है या फिर इससे अपने आप को कन्नी काट करके नहीं निकलता है तो। लेकिन इन सब सारी बातों से ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर के है और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज समीक्षा बैठक दिल्ली में की जानी है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और संगठन के तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं उनको दिल्ली बुलाया गया। हालांकि ये स्पेशल नहीं है जी। स्पेशल यूं कहे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश भर में जहां पे एनडीए शासित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठन के, वहां पे सबको बुलाया गया है। लेकिन सबकी नजरें अगर होगी कहीं पे तो वो उत्तर प्रदेश को लेकर के होगी। यहाँ पे 80 सीटें हैं। 2014-2019 की अपेक्षा जिस तरीके से यहाँ पे एक जो ग्राफ है वो डाउन हुआ,
उसको लेकर के चर्चा की जानी है। और ये भी महाराष्ट्र, इसके अलावा अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ी। वहां पे देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, वहां से मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। और इस्तीफे की पेशकश करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे संगठन में काम करने की जरूरत है, इसलिए मैं अब नहीं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री का संभालूं, अब मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ले, लेकिन अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कौन है जिम्मेदार, आखिरकार यहाँ पे कौन है जिसके चलते यहाँ पे जो रिजल्ट है, डबल इंजन के बावजूद ये रिजल्ट सामने आया। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के सर पे ठिकरा फूटेगा, संगठन पे ठिकरा फूटेगा, जो टिकट का बंटवारा किया गया उसमें जो नजरअंदाजी की गई उस पे ठिकरा पिटेगा, या फिर जो संगठन को लेकर के संगठन के कार्यकर्ताओं को, जो मूल कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको नजरअंदाज और विश्वासघात की बातें जो चल रही हैं उन पे ठिकरा फूटेगा। ये भी एक बड़ा सवाल है जो आज के बैठक के बाद अगर बाहर आई तो साफ होगा। इसको लेकर के आज की बैठक में जितने भी एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री है अपने अपने राज्य की समीक्षा रिपोर्ट सौंपेंगे। वो बताएंगे कि किस तरीके से हार हुई, क्यों हार हुई, कहां पे जीत हुई तो कैसे जीत हुई, वोट मार्जिन लगातार घटा वो किस तरीके से क्यों घटा, आखिरकार बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर रहे हैं वो भी क्यों नहीं पहुंच पाए। क्या अगर इन सब सारी बातों का, सारे सवालों का जवाब आज जो है आज इस बैठक में सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल घनश्याम, एक ये भी सवाल है कि नई सरकार के गठन से पहले चंद्रबाबू नायडू की बात करें या नीतीश कुमार की बात करें, वो अहम मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की जो संख्या वो घटेगी? देखिए दोनों बातें हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ये फिर मजबूत होने की कोशिश करेंगे 2022 को लेकर के, तो इस बार सबको पता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मुद्दे नहीं जबकि जातिगत मुद्दे, जाति जनगणना के मुद्दे, जातिगत समीकरण के मुद्दे हावी रहे, जमीनी मुद्दे यानी यहाँ के लोकल मुद्दे हावी रहे। अगर इस बाबत भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सोचेगा कि हमको यहाँ पे इस एंगल पे, इस समीकरण पे साधना है उत्तर प्रदेश में, अगला जो विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में 27 में, उसको साधना है, तो यहाँ की सक्रियता बढ़ाएंगे, यहाँ की जो भागीदारी है केंद्र में सरकार बनाने को लेकर के बढ़ाएंगे। लेकिन उसके इतर जिस तरीके से यहाँ पे सांसदों की संख्या घटी है, यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस घटे हैं, हो सकता है कि घटा दे। ये दोनों बातें अब तो उनको तय करना है। लेकिन अब इसके इतर अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो सहभागिता है केंद्र में, अब आगे का क्या होगा। आगे तो एक बात साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जो लापरवाहियां की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिस माहौल में की गई हैं, उस माहौल में तो जैसे चल रहा है वैसे बिल्कुल चलने वाला नहीं है। ये तो साफ है कि कुछ न कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार में भी देखने के लिए मिल सकते हैं और उत्तर प्रदेश के जरिए केंद्र की सरकार में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश के हार को पचा पाना, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे उत्तर प्रदेश का संगठन का नेतृत्व हो। और इसी बीच एक कल कयास भी लगाए जाने, एक मैसेज कन्वे हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह है जी, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है और हार की जिम्मेवारी ली है। फिर लगभग 1 घंटे बाद एक खबर बड़ा तेजी से आग की तरफ फैला कि कोई तो है जो उत्तर प्रदेश का हार का टिकरा अपने ऊपर ले रहा है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैंने कोई इस्तीफे की पेशकश नहीं की है, अभी मेरी केंद्रीय नेतृत्व के किसी नेता से बातचीत ही नहीं हुई है, तो मैं किसको इस्तीफा पेश करूंगा। जाहिर बात है कि उनके इस बयान में ये तो साफ लग रहा था कि वो अभी अपनी जिम्मेदारी लेने के मोड में नहीं है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी लेने के मोड में नहीं है तो क्या जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लेंगे, या एंटी इनकम्बेंसी को माहौल में अपने नहीं बदल पाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा जो संगठन है, संगठन के और लोग लेंगे, केंद्रीय नेतृत्व लेगा। कि ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो लगभग 42 सांसदों की टिकट को जो रिपीट किया गया है, उस रिपीट करने में एंटी इनकम्बेंसी, उन सांसदों के खिलाफ माहौल जो चल रहा था उत्तर प्रदेश में, वो कारण हार का कारण बना है। उनको उन पे ठिकरा फूकेगा, वो जिम्मेदारी लेंगे कि हाँ टिकट का बंटवारा ही उत्तर प्रदेश में गलत हुआ है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आसपास इर्द गिर्द लोगों से बातचीत करके जो हम लोग लगातार अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया भीतरगात कि तमाम ऐसे लोग थे
जो यहाँ पे कोर काडर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको उपेक्षित किया गया, उनकी जिम्मेदारियां छीन ली गई। नए नए लोग आए, नए नए लोगों को पटका पहनाया गया, नए नए लोगों को जिम्मेवारियां दी गई और वो उन्होंने जिम्मेदारी उसी तरीके से लिया जिस तरीके से वो स्काई लैब बन करके भारतीय जनता पार्टी में घुसे थे, उसी तरीके से उन्होंने रोड पे प्रचार किया, किसी के पास नहीं गए। और जो वैचारिक कनेक्टिविटी होती है लोगों के साथ, जो वैचारिक माहौल होता है, उस वैचारिक माहौल से अलग चली गई, यही कारण रहा हार का। इसके अलावा भीतर का जिक्र हमने किया ही, जो टिकट बंटवारा में जो इसमें बंटवारे को लेकर के जो विरोधाभास रहा, उसकी बातें तो रही, जातिगत समीकरण और जो यहाँ का भौगोलिक स्थिति, जो यहाँ का स्थानीय मुद्दे रहे, उन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं गया बीच में। और इस बार तीसरी बार भी जब एंटी इनकम्बेंसी का माहौल काफी ज्यादा बढ़ चुका था, ऐसे में भी वो मोदी और योगी के चेहरे के सहारे ही लोगों के बीच में जाने लगे। और इसकी निरंकुशता भी रही, एक थोड़ी सी निरंकुशता नहीं कह सकते, माफ करिए, निष्क्रियता रही कि ये लोग ज्यादा लोगों के बीच में जाने से बचे या यूं कहें कि उनको लगा कि अयोध्या है, अयोध्या में इतना विकास हुआ, इतनी सारी बातें हुई, यहीं को लेकर के दुनिया भर में जा रहे हैं, तो अयोध्या के लोग वोट क्यों नहीं करेंगे, गोरखपुर के लोग वोट क्यों नहीं करेंगे, वाराणसी में तो मोदी जी का खुद का चेहरा है, और जबकि वहां पे जो मार्जिन है 3 लाख वोट से घट गया है। और इस बार मैं बता दूं 5 विधानसभा होता है वाराणसी में, 5 विधानसभा में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पे चुनाव प्रचार को अपने कंधे पे लिया, तो उनको ये टारगेट था कि एक विधानसभा से 2 लाख वोट मार्जिन, हम लोग 2 लाख रखेंगे, तो 5 दूना 10 लाख वोटों से जीतने की कवायद भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में कर रही थी। और नतीजा क्या रहा कि मार्जिन पहले से भी 3 लाख घट करके 1.5 लाख पे आ गया। तो ये सब जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी थी, सोच थी, काम करने का तरीका था, परिणाम उससे जमीन और आसमान का अंतर, मतलब वो लोग भाप तक नहीं पाए। इस बार पहली बार इस चुनाव में 2014 के बाद हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग नहीं भाप पाए कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।